हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अपना चैनल अनुदीप शेयर मार्केट क्लासेस। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया था आपको कि निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं, और ये भी कहा था कि जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि आज फ्राइडे है और मार्केट सैटरडे और संडे बंद है, तो मार्केट अब मंडे को ओपन होने वाला है। तो कल मैं डालूँगा निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस और पूरे वीक के लिए कि आने वाले वीक में निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं, और उसकी रिव्यू भी कि जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, मतलब डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगा। तो डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव के बारे में। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, व्हाट इज़ डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी जाए तो आर डेरिवेटिव इज़ अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू ड्राइव फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, करेंसी, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्स। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है कि डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मतलब एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है उसके अंडरलाइंग एसेट से निकाली जाती है। जैसे जनरली अभी सब लोग अपन निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी फ्यूचर में काम करते हैं, निफ्टी ऑप्शन में काम करते हैं। तो निफ्टी के या करेंसी ऑप्शंस में काम करते हैं, करेंसी में काम कर रहे हैं, कमोडिटी में काम कर रहे हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये उनके बेसिक प्राइस, मतलब जो भी कमोडिटी है या जो भी सिक्योरिटी है या जो भी इंडेक्स है उसकी बेसिक प्राइस को लेके ही वैल्यू से ड्राइव करके उसको फ्यूचर की डेट में अपन ट्रेड करते हैं। इसलिए कहा है कि वैल्यू, इसलिए कहा गया है कि वैल्यू ड्राइव फ्रॉम इट अंडरलाइंग एसेट। जैसे अगर अपन निफ्टी के फ्यूचर में या निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी अंडरलाइंग एसेट निफ्टी का इंडेक्स होगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी के अपन कॉल पुट में या ऑप्शन में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका अंडरलाइंग एसेट बैंक निफ्टी का इंडेक्स होगा। ऐसे ही अगर कमोडिटी में काम कर रहे हैं तो गोल्ड, सिल्वर, है ना, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, है ना, इनके जो अंडरलाइंग एसेट होंगे वो स्पॉट मार्केट में चल रहे उनकी प्राइस से ही ड्राइव होता है और फ्यूचर की डेट में अपन उस पर ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव। तो अपन ने समझ लिया कि डेरिवेटिव होता क्या है। अब डेरिवेटिव की नीड क्यों है, या डेरिवेटिव में कौन कौन से लोग डेरिवेटिव में होते हैं। तो डेरिवेटिव में जनरली 3 प्रकार के प्लेयर्स होते हैं या 3 प्रकार के लोग होते हैं जो डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। सबसे पहले होता है हैजर्स। हैजर्स का मतलब होता है, आने वाली स्लाइड में आपको हैजर बताऊंगा कि हैजर क्या होता है। स्पेक्युलेटर्स होते हैं और तीसरा होता है आर्बिट्रेजर। लेकिन इस स्लाइड में इतना ज़रूर कहूँगा कि डेरिवेटिव का अभी जो सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है वह स्पेक्युलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स ही डेरिवेटिव का उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हैजिंग, परफेक्ट हैजिंग डेरिवेटिव के माध्यम से नहीं हो पाती है। तो और समझते हैं कि हैजिंग होती क्या है, या हैजर्स क्या होते हैं, स्पेक्युलेटर्स क्या होते हैं, आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हैजर्स का मतलब वो लोग होते हैं जिनके पास एक पोजीशन के लॉस को बचाने के लिए वो दूसरी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। मतलब अपनी पोजीशन को एक दूसरी पोजीशन से एसोसिएट करके आपको अपने लॉस को बचाने की कोशिश करने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको हैजर्स कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आज मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2000 शेयर हैं और मुझे लग रहा है कि नहीं, आने वाले 3 दिन में, 8 दिन में या 10 दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर गिरने वाला है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मार्केट में देखूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर की लॉट साइज़ क्या है। अगर 2000 की लॉट साइज़ है या हज़ार की लॉट साइज़ है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर 1000 की लॉट साइज़ है उसकी फ्यूचर की, तो मैं 2000 क्वांटिटी फ्यूचर मार्केट में बेच आऊँगा और फ्री हो जाऊँगा। अगर अब यहाँ से क्या होता है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर गिरता है तो जो लॉस मुझे शेयर गिरने में हो रहा था वो कहाँ से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर बेचा हुआ है तो उससे वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर बढ़ता है तो मेरे शेयर की प्राइस बढ़ेगी और फ्यूचर की प्राइस बढ़ेगी, मतलब मेरी पोजीशन कहीं ना कहीं हैज हो जाती है। बट इस तरीके की जो हैजिंग होती है परफेक्टली हैजिंग नहीं होती है। अब दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन स्पेक्यूलेशन के बारे में कि स्पेक्यूलेटर्स लोग होते क्या हैं। स्पेक्यूलेटर लोग वो लोग होते हैं जो कम मार्जिन में ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन उठाते हैं मार्केट से, और उसका, तो स्पेक्युलेटर्स वो लोग होते हैं जो कम मार्जिन में
ज़्यादा काम करना चाहते हैं या ज़्यादा वैल्यू की चीज़ों को उठाना चाहते हैं, ऐसे लोग स्पेक्युलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले NSE कैश में काम करने वालों के पास अगर 100 रुपये होते थे तो ब्रोकर लोग उनको 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक की लिमिट दे देते थे और वो अपनी मन की पोजीशन, अगर उनको लगता है कोई चीज़ बाय जा रही है, कोई चीज़ सेल जा रही है, तो उसको अच्छे से सेल या बाय कर सकते थे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में सेल या बाय कर सकते थे। मतलब स्पेक्यूलेशन एक टाइप की गैम्बलिंग होती है, क्योंकि आपका इसमें एक ही चीज़ मायने रखती है कि आपका व्यू क्या है। आपका व्यू अगर किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव है कि भाई निफ्टी पॉजिटिव होने वाली है, तो आप निफ्टी में पॉजिटिव पोजीशन बनाएंगे और उतनी बनाएंगे जितनी भी आपके पास लिमिट दी गई है। मतलब आप सिर्फ गैम्बलिंग करेंगे और अपनी पोजीशन को वन साइडेड बनाएंगे। तो ऐसा जो काम होता है, ऐसे प्लेयर्स को स्पेक्यूलेटर्स कहा जाता है और इस प्रक्रिया को स्पेक्यूलेशन कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, जो होते हैं आर्बिट्रेजर्स। ठीक है, आर्बिट्रेजर्स का मतलब होता है कि एक ही सिक्योरिटी में दो अलग अलग एक्सचेंज में पोजीशन बनाना और दोनों सिक्योरिटी का अलग अलग एक्सचेंज में जो भी रेट चल रहा है उनके बीच की डिफरेंस का फ़ायदा उठाना ही आर्बिट्रेज कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर NSE इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस 200 रुपये चल रहा है और वहीं बात करूँ कि BSE में उसका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का प्राइस 201 रुपये चल रहा है, तो इन दोनों प्राइस के अंतर का फ़ायदा उठाने के लिए मैं क्या करूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक फ्यूचर या 1000 क्वांटिटी जो भी या उसकी लॉट साइज़ है वो मैं NSE में तो बाय कर लूँगा, क्योंकि उसकी प्राइस यहाँ पे कम है, 200 रुपये है, और वहीं BSE में जाके 201 रुपये में जाके उसी फ्यूचर को बेच दूँगा। अब होगा क्या कि मैंने तो एक जगह बाय किया हो, एक जगह सेल किया है, पोजीशन तो ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ है। जब भी एक्सपायरी आएगी तो इसके अंडरलेइंग की प्राइस पे ये सेटल हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको इस स्पेक्यूलेशन में 50 पैसे, 1 रुपये, 90 पैसे जो भी इसके अंडरलेइंग की प्राइस पे फ्यूचर की क्लोजिंग होगी वो मिल जाएगा। ये डिफरेंस ही आपका फ़ायदा होता है। तो ऐसे प्लेयर जो होते हैं या ऐसे जो ट्रेड होते हैं, ऐसे प्लेयर कहलाते हैं आर्बिट्रेजर्स, और ऐसे ट्रेड कहलाते हैं आर्बिट्रेज ट्रेड कहलाते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूँगा सीधी सीधी बात की टाइप ऑफ डेरिवेटिव के। अपन ने प्लेयरों के बारे में बात कर ली है कि प्लेयर कौन कौन से होते हैं। अब बात करता हूं मैं कि टाइप ऑफ डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं। तो डेरिवेटिव जनरली 3 प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, दूसरा होता है ऑप्शन और तीसरा होता है स्वैप्स। अगर सबसे पहले बात करें कि फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड और फ्यूचर एक ही चीज़ है, बस दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो किसी भी कमोडिटी इंडेक्स के अंडरलेइंग को फ्यूचर की प्राइस में जाकर बेचना या ख़रीदना ही उसका फ्यूचर है, फॉरवर्ड कहलाता है। अब फॉरवर्ड में और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है? फॉरवर्ड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फॉरवर्ड में कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं होती है, जैसे सेबी हुई, एक्सचेंज हुआ, कुछ नहीं होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर 2 पार्टीज़ के बीच में होता है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं कि भाई मैंने तुमसे माल ख़रीदना है और इस रेट पर ख़रीदूँगा, अगले महीने ख़रीदूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ठीक है, तो 2 पार्टी होती हैं। अगर इसमें एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसमें केवल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क रहती है। अगर एक पार्टी को कहीं और से ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा होता है तो वो अपने वादे से मुकर जाती है। लेकिन वहीं अगर फ्यूचर की बात करें तो इसमें लीगल अथॉरिटी होती है जो मार्जिन कलेक्शन के माध्यम से ट्रेड को सेटल कराती है और फॉल्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो ऑप्शन एक फैसिलिटी है किसी भी इंडेक्स के। ऑप्शंस मतलब ऑप्शन का मतलब ही विकल्प होता है, हिंदी में सीधा सीधा है कि विकल्प क्या होते हैं। तो ऑप्शन का मतलब ही विकल्प होता है। तो अगर मैं किसी इंडेक्स को ख़रीदना बेचना चाह रहा हूं और तो मैं उसके किसी भी ऑप्शन को ख़रीद के, कॉल ख़रीद के या पुट ख़रीद के उसको ख़रीद सकता हूं। ऑप्शन के लिए सीधा सीधा एक सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑप्शन समझने के लिए। अगर आपने कभी टर्म इंश्योरेंस लिया हो तो टर्म इंश्योरेंस में होता क्या है कि आप साल में एक बार प्रीमियम भरते हैं। सपोज़ आपने 500 रुपये पर ईयर भर दिया और आपने इंश्योरेंस ले लिया 10 लाख रुपये का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपका 1 साल के भीतर आपको कुछ नहीं होता है, आप को कोई नुकसान नहीं होता है, या जिस चीज़ के लिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, डेथ बेनिफिट के लिए या जिस चीज़ के लिए भी आपने वो इंश्योरेंस लिया हुआ है वो नहीं होता है, और अगर हो जाता है
तो और नहीं होता है तो ये दोनों कंडीशन ऑप्शंस कहलाती हैं। ऑप्शंस मतलब आप विकल्प क्या चुन सकते हैं। विकल्प ये कि अगर आपने जिस कंडीशन के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया है, अगर वो घटना आपके साथ घट जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लमसम अमाउंट पे करेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन कि आपको एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है जिसके लिए आपने ऑप्शंस लिया हुआ है या प्रीमियम दी हुई है। दूसरा होता है कि अगर आपको कुछ नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी उस प्रीमियम को खा जाएगी या उसका यूटिलाइज़ कर लेगी। अब फिर बोलेगी भाई 1 साल ख़त्म हो गया है लेकिन आपको तो कुछ मिस हैपनिंग तो आपके साथ हुई नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आपकी प्रीमियम गल गई है, आप दोबारा से अपना टर्म इंश्योरेंस रिन्यू कराएं। तो ये काम होता है ऑप्शंस में। इस टाइप ऑप्शंस को मैं और डिटेल में भी बताऊंगा आगे चल के, बिल्कुल अभी थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा मैं ऑप्शंस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे टाइप के डेरिवेटिव के बारे में, जो होता है स्वैप्स। स्वैप्स का मतलब होता है किसी एक इंटरेस्ट रेट को दूसरे इंटरेस्ट रेट से बदलना, है ना। स्वैप का मतलब ही होता है बदलना। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, सीधी मतलब ये होता है कि अगर मुझे कहीं 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, और दूसरी जगह मुझे मिलता है कि कहीं मुझे 8.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं अपनी पोजीशन को 8% वाली पोजीशन को 8.5% वाली इंटरेस्ट रेट रिस्क से एक्सचेंज करूंगा। ऐसा करना कहलाता है स्वैप दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। डेफिनेशन के बारे में आपको स्लाइड में दिख ही रहा है जनरली, तो मैं एक बार और इसको रीड करके बता देता हूँ। व्हाट आर फ्यूचर्स? फ्यूचर आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑब्लिगेट द पार्टीज टू ट्रांजैक्ट एन एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेट प्राइस। हियर द बायर मस्ट परचेज और सेलर मस्ट सेल द अंडरलेइंग एसेट एट अ सेट प्राइस रिगार्डलेस द करंट मार्केट प्राइस एट द एक्सपायरेशन डेट। तो अब अगर फ्यूचर की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें सीधी सीधी क्लियर आ रही हैं कि बायर को माल ख़रीदना है, सेलर को माल बेचना है। इसमें 3 चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं, रेट, अपनी एक्सपायरी डेट और क्वांटिटी। और एक्सपायरी डेट पे ये पोजीशन को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है ना। तो सॉरी दोस्तों, इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसमें मात्र 3 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसमें लिखा हुआ प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निर्धारित आने वाला समय, आने वाली डेट, प्राइस, ठीक है, और क्वांटिटी इसमें नहीं दी है तो मैं क्वांटिटी भी इसमें ऐड कर रहा हूँ कि क्वांटिटी भी निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए एक किसान ने अपनी फसल अभी खेत में डाली है और 4 महीने बाद वो पैदा होकर आएगी, तो किसान को डर है कि ऐसा ना हो कहीं कि आने वाले 4 महीने में आज जो फसल उसने बोई है, सपोज़ गेहूँ है, चना या सोयाबीन है, कोई फसल उसने बोई है और उसको अंदाज़ा है कि मैंने 1 बोरा फसल मतलब 1 क्विंटल गेहूँ खेत में डाला हुआ है, तो उसका करीब 20 क्विंटल गेहूँ निकलेगा। और उसको डर है कि नहीं यार, ऐसा ना हो कि आज तो रेट 1000 रुपये का चल रहा है, 1000 रुपये क्विंटल चल रहा है, आगे चल के ऐसा ना हो कि 800 का रेट हो। तो वो किसान क्या करेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाके 10 क्विंटल गेहूँ को किसी सेलर को बेच आएगा और उससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें निर्धारित रहेंगी, क्वांटिटी कि कितना गेहूँ है, रेट कितनी प्राइस है और डेट। ठीक है ना। अगर ये 2 पार्टी कर रही हैं तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इनके बीच में अगर कोई लीगल अथॉरिटी है तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं। पहली होती है प्राइस, दूसरी होती है डेट और तीसरी होती है क्वांटिटी। ठीक है, और बायर को माल खरीदना है और सेलर को माल बेचना है किसी भी कंडीशन में ऑन द एक्सपायरी डेट पे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे चल के अपन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। व्हाट इज़ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू फैसिलिटेट अ पोटेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन अ अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट अ प्रीसेट प्राइस रेफर्ड टू एज द स्ट्राइक प्राइस प्रायर टू द एक्सपायरेशन डेट। ऑप्शन को अभी आपको डिटेल में समझना होगा। ऑप्शन के लिए मैंने बताया था कि इंश्योरेंस कंपनियां का और एक टर्म इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें अंडरलाइंग एसेट होता है, उसी के बिहाफ पे जैसे निफ्टी के ऑप्शन हुए, बैंक निफ्टी के ऑप्शन हुए या स्टॉक ऑप्शन हुए, इनमें अपन काम करते हैं। बहुत सारे लोग करेंसी ऑप्शंस में भी काम करते हैं, आजकल तो कमोडिटी में भी ऑप्शंस आ चुका है। इसमें सिर्फ प्रीमियम देने और बेचने वाला काम होता है।
ठीक है। आगे चल के मैं ऑप्शंस को बहुत अच्छे से केवल ही नेक्स्ट सेशन शायद कल ही हुआ तो कल या संडे को इस पे अपना यूट्यूब पे अपनी ये ऑप्शंस के बारे में और डिटेल डिस्कस करूँगा कि ऑप्शन होते क्या हैं। बस आप अभी इतना समझिए कि यह वह कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में, जो पोटेंशियल ट्रांजैक्शन है या जिसको लग रहा है अंडरलाइंग सिक्योरिटी को प्रीसेट प्राइस रेफर टू द स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्राइक प्राइस आपने कभी घोड़े की रेस देखी हो या मूवी में देखी हो तो बात अलग है, और कभी लाइव भी देखी हो तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लोग अपने अपने मन से अपनी अपनी रिसर्च के आधार पे अलग अलग घोड़े पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें होता है कि अगर अलग अलग नंबर के घोड़ों की बात की जाए तो उसको स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। सपोज़ एग्जाम्पल के लिए अभी निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है, आज की क्लोजिंग लगभग 17,500 के अराउंड हुई है, और मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी में दिखता है कि नहीं, निफ्टी तो 17,800 जाएगी या 800 के ऊपर जाएगी। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन है, और जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं 100 से डिवाइड करूंगा या 50 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस बनाऊंगा। तो ये जो डिफरेंस होता है ना स्ट्राइक प्राइजेज़ में, ये वो घोड़े हैं कि अब मैं किस घोड़े पे दाव लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। और प्रीमियम क्या होती है ऑप्शन में, ठीक है, टाइम वैल्यू क्या होती है, ये डिटेल में मैं आपको अपने आने वाली सेशंस में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही बताना ज़रूरी था कि ऑप्शन में एक स्ट्राइक प्राइस होती है जिसको कंपेयर करते हैं अपने घोड़े के हिसाब से या मार्केट की रिसर्च के हिसाब से या अपने व्यू के हिसाब से कि मार्केट कहाँ और किस रेंज में कितना चलने वाला है, उस हिसाब से अपन बिडिंग करते हैं। दोस्तों अब अगर ऑप्शन के टाइप की बात करें, जो कि मैं कल बताऊंगा डिटेल में और अभी भी बता ही रहा हूं कि ऑप्शन जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। मार्केट में आपका व्यू मंदी का है, तेज़ी का है, आप दो तरीके से मार्केट में तेज़ी मंदी कर सकते हैं। एक सबसे सिंपल तरीका होता है जो बहुत ही सस्ता होता है, उसको कहते हैं कॉल और पुट ऑप्शन बाय करके चलना। इसमें अगर आपको लॉस होता है तो कम से कम मात्र आपने जो प्रीमियम पे की हुई है उसका ही लॉस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने टर्म इंश्योरेंस का एक एग्ज़ाम्पल दिया था। टर्म इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्पल में मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपने कंपनी को 500 रुपये दिए हैं और उसके एवज में या उसके बदले में अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है उस ईयर के अंदर तो कंपनी आपको 10 लाख रुपीस पे करेगी। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय किए हुए हैं, पुट ऑप्शन बाय किए हैं, कोई भी ऑप्शन आप किसी भी कंडीशन में बाय करके चल रहे हैं तो आपको नुकसान सिर्फ आपकी प्रीमियम का है। लेकिन अगर आप सही होते हैं, आपकी स्ट्राइक प्राइस सही होती है ना, या आपके साथ मिस हैपनिंग होती है तो कंपनी को आपको 10 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं राइट्स की और ऑब्लिगेशन की। राइट्स किसके पास, राइट मतलब अधिकार। तो कोई भी ऑप्शन का बायर हो, चाहे कॉल ऑप्शन बाय करे या पुट ऑप्शन बाय करे, उसके पास राइट टू होता है बाय और सेल करने का अधिकार होता है। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है ना, कि राइट क्या होता है। और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर, जिसको ऑप्शन राइटर भी कहते हैं। ऑप्शन सेलर के पास दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, उसकी मजबूरी है, वो चाहे या ना चाहे उसे जब भी ऑप्शन बायर बोलेगा उसको एक्सरसाइज करने का, ठीक है, तो ऑप्शन राइटर को वो चीज़ उसको देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए सीधा मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर आपने प्रीमियम पे की है तो आप ऑप्शन बायर हैं और आपके पास राइट है। अगर आपके साथ मिस हैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो ऑप्शन का सेलर है और ऑप्शन राइटर है, और उसके पास ऑब्लिगेशन है कि वो आपको 10 लाख रुपीज़ पे करे। तो दोस्तों ये ऑप्शन के टाइप हो चुके हैं। अब सीधी सीधी बात कि कॉल पुट में तेज़ी मंदी कैसे करते हैं, कहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कल या परसों के सेशंस में, मोस्ट प्रॉबेबली कल ही, मैं केवल ऑप्शन टॉपिक पर डिटेल्ड बात करने वाला हूँ। इसमें टाइम वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, और पूरा डिटेल कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, हुआ तो अगर एक आध ऑप्शन की स्ट्रेटजी भी आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तो बिल्कुल दोस्तों, और अब एक ही चीज़ रहेगी, कैश और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं कैश और डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज़ होती है एक्सपायरी। अगर कोई भी स्टॉक आप कैश में ख़रीदते हैं, इक्विटी मार्केट में ख़रीदते हैं, शेयर मार्केट में ख़रीदते हैं, तो उसको आप जब तक रख सकते हैं तब तक आपकी इच्छा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या जब तक वो कंपनी एक्सचेंज से बाहर ना हो जाए, ठीक है, या एक्सचेंज में उसका ट्रेड होना बंद ना हो जाए, आप उसको रख सकते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। जब तक वो कंपनी ट्रेड करेगी आप उसका शेयर रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव में एक एक्सपायरी होती है जनरली। अभी स्टॉक की बात करें, इंडेक्स की बात करें, तो स्टॉक की बात करें तो आज के समय में 1 मंथ की एक्सपायरी होती है, और इंडेक्स की बात करें तो वीकली एक्सपायरी भी चल रही है और साथ में मंथली एक्सपायरी भी चल रही है। मतलब 1 महीने 7 दिन या जो भी प्री डिटरमाइंड आपकी एक्सपायरी की डेट रखी हुई है वो होती है। सीधी बात है कि सोना आपने घर पे रखा हुआ 50 साल, 100 साल, 200 साल रखा रहा है आपके पास, ख़राब नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप मेडिकल शॉप से कोई मेडिसिन लेके आते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 साल, 2 साल या उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो सोना आपका कैश प्रोडक्ट है ना। और वहीं अगर देखा जाए कि जिस चीज़ में एक्सपायरी है, जो ख़त्म होने वाली है, वो डेरिवेटिव कह सकते हैं आप उसको। दूसरा होता है लॉट साइज। कैश में आप 1 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव में काम करना जा रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने को जा रहे हैं, तो वहाँ आपको लॉट साइज में काम करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, माचिस की डिब्बी में अगर 50 काड़ी हैं और अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आप 50 काड़ी में से 1 के मल्टीपल में 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 50, ठीक है, तक आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन वही काम अगर आप डेरिवेटिव में करने जाते हैं तो आपको पूरी माचिस की डिब्बी ख़रीदनी है जिसमें लॉट साइज़ 50 की है। या तो आप 50 ख़रीदेंगे या 50 के मल्टीपल में 50, 100, 150, 200 या उसके मल्टीपल में आप चीज़ों को ख़रीदते हैं। तीसरा जो मेजर डिफरेंस होता है कैश और डेरिवेटिव में, वो होता है मार्जिन और मनी का। अगर आप कोई भी चीज़ कैश मार्केट में ख़रीद रहे होते हैं या शेयर आप ख़रीद के ले जा रहे होते हैं, तो 2 दिन तक तो कंपनी बोलती है ठीक है आपके पास अभी कम पैसा है तो ठीक है, लेकिन T+2 पे आपको उस चीज़ का पूरा पैसा पे करना होता है, ठीक है। और वहीं बात करें डेरिवेटिव की या फ्यूचर या ऑप्शंस की, तो इसमें काम मार्जिन में हो जाता है। मार्जिन में 7% मार्जिन, 8% मार्जिन, 20% मार्जिन, मतलब 20% मार्जिन देके और M2M सेटलमेंट करके, मार्क टू मार्क प्रॉफिट और लॉस सेटल करके आप अपनी पोजीशन को 8% या 10%, जो भी एक्सचेंज ने डिसाइड किया है, वैल्यू एट रिस्क के हिसाब से जो भी एक्सचेंज ने डिसाइड किया हुआ है उस हिसाब से आप पोजीशन को उठा सकते हैं। तो ये 3 मेजर डिफरेंस होते हैं कैश और डेरिवेटिव में, एक्सपायरी, लॉट साइज़ और मार्जिन मनी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल बीइंग विथ मी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर वीडियो। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें मुझे, और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आपको मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करूं और एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करूं। आने वाले समय में मैं कुछ स्टॉक्स पे ही प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूं, तो कौन सा स्टॉक होगा स्विंग ट्रेड के लिए, मतलब स्विंग ट्रेड ऐसा कि 8, 10 दिन, 15 दिन की होल्डिंग, 1 महीने की होल्डिंग स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस दिन भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे उस दिन से मैं स्टॉक के रिकमेंडेशन भी आपको प्रोवाइड कराने लगूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन।